बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहज़ीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम रिडक्स का फाइल स्ट्रक्चर समझेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत बेसिक सा डायग्राम बनाया हुआ जिसको आप याद कर सकते हैं। और जब भी नेक्स्ट टाइम आप काम करेंगे रिडक्स के साथ, तब आपको क्लिक होगा आपके माइंड में कि हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कौन कौन से फ़ोल्डर बनाने हैं, उसके अंदर कौन सी फाइल्स बनानी है और क्यों फाइल्स बनानी है। ये चीज़ें हम सारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इंटरनेट पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, आर्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन हर एक आर्टिकल में जो स्ट्रक्चर है वो दूसरे आर्टिकल से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। अब इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ फाइल्स के नाम भी बदल दिए होते हैं, वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बदल दिया होता है, तो एज ए बिगिनर चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है। हमने जैसे तैसे उस आर्टिकल को, पहले आर्टिकल को समझा होता है कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जैसे हम दूसरे आर्टिकल में जाते हैं वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। इस वजह से हमें लगता है कि यार रिडक्स तो हमसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में आप बने रहें, बेशक मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा कि कौन से फ़ोल्डर्स या फिर कौन सी फाइल्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, कितनी ज़रूरी हैं, उसकी क्या अहमियत है रिडक्स के अंदर। मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि रिडक्स को हम एक सिंगल फाइल में भी ख़त्म कर सकते हैं। इवन हम यहाँ पर पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को एक सिंगल फाइल में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न यही है कि हम चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, कोड इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि हम उसको लिखने के बाद दोबारा समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि रिडक्स का काम क्या है। बेसिकली रिडक्स का यूज़ होता है डेटा पासिंग के लिए। हम जब भी रिएक्ट में काम कर रहे होते हैं तो रिएक्ट में हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करना होता है। तो डेटा पास करने के लिए हमारे पास जो ट्रेडिशनल वे है वो है हम प्रॉप्स के थ्रू एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में और दूसरे से तीसरे कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये कंपोनेंट मौजूद है, इसको इस कंपोनेंट से कोई डेटा चाहिए, लेकिन ये डेटा डायरेक्टली नहीं ले सकता क्योंकि इसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। ये अटैचमेंट इन नेबरिंग कंपोनेंट्स के हेल्प से ये कर सकता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो डेटा है वो इस कंपोनेंट से पास होगा, ये कंपोनेंट अपने नेबरिंग कंपोनेंट को पास करेगा, देन नाउ ये रिसीव कर पाएगा। अब ये डेटा का यूज़ इन नेबरिंग कंपोनेंट्स ने यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको रिसीव किया और सेंड किया, तो इनके ऊपर ये वर्डन पड़ गया, इनके ऊपर ये एक नेसेसरी डिस्टर्बेंस आप बोल सकते हो हमने कर दिया कि हम उनसे एक ज़बरदस्ती का काम ले रहे हैं। लेकिन आप सोचें कि हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा हो, अब इसकी हायरार्की आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ही कंपोनेंट मौजूद हैं, लेकिन ये हायरार्की अगर जब बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्स हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा, तब इस तरीके से डेटा पास करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन जब हमने कोई डेटा पास किया तो हमें ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा डेटा कौन से कंपोनेंट से आ रहा है और उसका मुझे क्या यूज़ करना था। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमारे पास रिडक्स है, यूज़र कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, फ्लेक्स है। यहाँ पर मैं रिडक्स की बात कर रहा हूँ। तो रिडक्स का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप एक सेंट्रल स्टोरेज बना दो और हर एक कंपोनेंट को उसका एक्सेस दे दो, उसमें वो डेटा रख सके और उसमें कोई डेटा में चेंजेस कर सके। तो सिंपल कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर डाउन एरो बने हुए हैं, इन सारी कंपोनेंट्स ने यहाँ से डेटा लिया है और आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट यहाँ पर डेटा में कुछ चेंजेस कर रहा है। रिडक्स को स्टार्ट करने के लिए जब भी आप स्टार्ट करते हो तो सब थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बिकॉज आपको कुछ फाइल्स वगैरह इनिशलाइज़ करना होती हैं, कुछ चीज़ें सेटअप करना होती हैं, उसके बाद वो कोई भी टाइम नहीं लेता है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरी चीज़, अब आप जब भी आप अपना रिडक्स का प्रोजेक्ट बनाएं उससे पहले आप देख लें कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें, क्या किस किस तरह के डेटा से हम खेलने वाले हैं, बिकॉज हम रिडक्स बना ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम डेटा को मैनेज कर पाएँ। अब बेसिकली रिडक्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पर एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर के अंदर। हम इसको और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे, मैंने जैसा कि बोला कि हम रिडक्स को एक सिंगल फाइल में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनली भी यूज़ हो रहा है, जो जर्नल एक वे है काम करने का, वो है एक्शंस बना के, रिड्यूसर और स्टोर बना के। एक्शंस के अंदर हम सबसे पहले एक्शन को समझ लेते हैं कि एक्शन आप समझ सकते हो कि एक डिक्लेरेशन पार्ट है, और रिड्यूसर को आप एक डेफिनेशन पार्ट समझ सकते हो जहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन या जो भी हम लिख रहे होते हैं उसकी डेफिनेशन में लिख रहे होते हैं। स्टोर को आप समझ सकते हो एग्जीक्यूशन पार्ट, जहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या उसको कॉल कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं अगेन एक्शन के पास, अब उसको थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। एक्शंस का मतलब है कि हम अपने प्रोजेक्ट में जितने भी ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम डिलीट का ऑपरेशन कर रहे हैं, या फिर हम रीड का ऑपरेशन कर रहे हैं, या फिर अपडेट का ऑपरेशन कर रहे हैं,
इस ऑपरेशन के बिहाफ पे हम एक्शंस डिफाइन करते हैं कि हमारा ये डिलीट करना एक एक्शन है, जो कि एक ऑब्वियसली एक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हैज़ तो एक एक्शन ही ना। तो इसके बिहाफ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं action.js। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर मल्टीपल action.js यहाँ पे क्रिएट की हुई है। अब ये किस तरह से इसको समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डेटा कई तरीके का है जिसको हम अलग अलग तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टूडेंट है, टीचर्स है और मैनेजमेंट का डेटा मौजूद है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि स्टूडेंट के जो एक्शंस मौजूद हैं, जब हम स्टूडेंट के डेटा पे जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको एक अलग फाइल में बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल action1.js यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बनाई, उसके अंदर हमने स्टूडेंट पे से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके जो एक्शंस हैं वो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किए, लेकिन हमने यहाँ पर फाइल का नाम रखा है action1.js। फाइल का नाम भी आप उससे रिलेटेड रखें ताकि आपको पता लगे कि हम इसमें एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट से रिलेटेड। तो इसका आप नाम रख सकते हो student_action.js। इसी तरह से अगर आप टीचर्स के रिलेटेड डेटा को हैंडल करने वाले हो या उसमें एक्शन परफॉर्म करने वाले हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर रखें teachers_action.js। अब action.js के अंदर एक्चुअली होता क्या है, तो हम ये दिखाते हैं आपको एक्शन के अंदर क्या होता है। एक्शन के अंदर एक्चुअली कुछ नहीं होता, वहाँ पर एक फंक्शन बना होता है। आप देख सकते हैं एक यहाँ पर एक फंक्शन बना है, इसको एक्सपोर्ट किया गया। एक और फंक्शन बना है यहाँ पर, इसको भी एक्सपोर्ट किया है। इसका मतलब हमने इसके अंदर दो एक्शन परफॉर्म किए। एक है इंक्रीमेंट INC जो लिखा है, इसका फुल फॉर्म यही है इंक्रीमेंट नंबर, और DEC लिखा है, इसका मतलब डिक्रीमेंट नंबर। अब यहाँ पर हमने इसको कोई कॉल करेगा, कॉल करने के बाद ये जिसने भी कॉल किया होगा इसको रिटर्न करेगा। इसको कॉल कौन करता है, इसको कॉल करता है डिस्पैच, वो हम आगे देखेंगे वो उसको कैसे कॉल करता है। उसके बाद आते हैं रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर में क्या होता है कि हमने जो भी एक्शन बनाए हैं उसका परफॉर्म कैसे होगा वो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिलीट का ऑपरेशन एक्शन बनाया। अब वो डिलीट का एक्शन बना देने से नहीं होता, उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा। उसका लॉजिक हमें लिखना पड़ता है रिड्यूसर के अंदर। तो हमने यहाँ पे एक reducer1.js नाम की फ़ाइल बनाई। जैसा कि मैंने बोला कि हमें नाम उस तरीके से रखना है ताकि हमें पता लगे कि ये किसके लिए काम कर रहा है। तो हमने action1.js में स्टूडेंट का रखा था, इसलिए उसका नाम हमने बदल के student action_action.js रखा था। इसी तरह से इसका नाम हम रखेंगे student_reducer.js। अब इसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे स्विच केसेस। स्विच केसेस का मतलब यहाँ पर हम जो भी स्विच केस में हमारा मैच होगा उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें रन होंगी, वो फंक्शन रन होगा या वो डेटा रिटर्न होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास रिड्यूसर किस तरह के होते हैं, किस तरह के कोड में दिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया। यही वेरिएबल हमारा जब ओवरऑल पूरा रिडक्स कंप्लीट होगा, इसी वेरिएबल को हम स्टोर में ऐड करेंगे। हमारा जो सेंट्रल स्टोरेज होगा वो वहीं पे ऐड होगा। ये वेरिएबल सिंगल हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है यहाँ पर। अभी आप देखें यहाँ पर हमारे पास स्विच केसेस मौजूद हैं। अभी कोई स्विच केस इंक्रीमेंट से मैच कर जाता है, तो आप देखें यहाँ पर हमने टाइप इंक्रीमेंट लिखा था। ये जो जिसको रिटर्न करेगा वो बेसिकली जाके यहाँ पर मैच करेगा उस चीज़ को कि हमारा जो केस है वो मैच हो रहा है इंक्रीमेंट के साथ। तो वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, स्टेट प्लस एक्शन डॉट पेलोड, ये इसमें ऐड करेगा। बेसिकली हमारे पास स्टेट में आप देखें तो हमारी जो वैल्यू है वो 0 है, बिकॉज यहाँ पर हमने इसको इसमें असाइन किया है। तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, 0 में ऐड कर रहे हैं एक्शन डॉट पेलोड। ये एक्शन क्या है, एक्शन जब हमारा ये काउंटर जब इसको कॉल किया जाएगा तब इसके अंदर 2 आर्गुमेंट होंगे, एक होगा स्टेट और दूसरा होगा एक्शंस। ये एक्शन हमें मिल रहा होगा, इस एक्शन के अंदर हमारे पास पेलोड भी हम पास करेंगे, वो देखेंगे हम किस तरह से पास कर रहे होंगे। अभी आप इस चीज़ को समझें कि डिक्रीमेंट हुआ तो डिक्रीमेंट में स्टेट -1, यानी अगर ये ऑलरेडी 0 है तो 0 - 1 यानी -1 आएगा। अगर ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 होता तो 2 - 1 यानी 1 बचता। तो डिफ़ॉल्ट हमें रिटर्न स्टेट रखना ज़रूरी है, बिकॉज अगर नहीं रखेंगे तो एक एरर आएगी। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम समझ लेते हैं कि एक्शन को कॉल कौन कर रहा है। अब मेरे पास एक कंप्लीट फ्लो है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक app.js नाम की फ़ाइल बनाई। हम चाहते हैं कि हमारा एक सेंट्रल स्टोरेज क्रिएट हो, ठीक है। हमने उसके अंदर एक फ़ाइल बनाई है और उसके अंदर हमने एक डिस्पैच नाम का एक फंक्शन, आप देखें यूज़ डिस्पैच नाम का एक
हमने लिया है रिएक्ट रेडक्स से। अब इसके बाद हमने एक इसका रेफरेंस क्रिएट किया, इसके रेफरेंस में जाके हमने इसको कॉल किया। इसको कॉल करने के बाद इसके अंदर एक और फंक्शन कॉल किया जो कि है यहाँ पर आप मौजूद है, आप देख सकते हैं DCE नंबर। आप देखें यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि हमने लिया है action.js से। यहाँ पर आप देखें स्लैश उसके मैंने नाम दिया और बिकॉज ये नाम मैंने उसके बिहेवियर के हिसाब से, क्योंकि ये इस एक्शन का काम है काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना, तो इसीलिए मैंने counter_action.js रखा है। अब ये क्या हो रहा है, ये कुछ रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पर आप देखें डिस्पैच इंक्रीमेंट को इसने कॉल किया और इसमें 2 पास किया, तो ये 2 जाएगा यहाँ पर इस नम की जगह पे क्या होगा, 2 मौजूद होगा। अब जब ये इसको रिटर्न करेगा तो क्या करेगा, रिटर्न टाइप रिटर्न करेगा। टाइप की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट, और पेलोड की वैल्यू क्या होगी, 2। तो कुछ या ये इस तरह से दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम चाहें इसको डायरेक्टली भी इस तरह से लिख सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं कि हम इसको किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉल करें। हम क्या करें, डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको में यहाँ पर हम जो भी चीज़ें इस फंक्शन से रिटर्न करने के बाद ले रहे थे वो हम चाहें पहले भी दे सकते हैं। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ होना क्या चाहिए। एक्चुअली हम इस रिड्यूसर को रन करना चाहते हैं, इसके अंदर मौजूद स्विच केसेस को रन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास एक्शंस मौजूद हैं, क्योंकि एक इंटरमीडिएट फाइल बढ़ा दी गई ताकि हम चीज़ों को एक फ़्लो में समझ पाएँ, ताकि हमारे लिए आसान हो समझना, चीज़ें मॉडिफाई करना आसान हो। हमने क्या किया, डिस्पैच ने डायरेक्ट इसको ना कॉल करके डिस्पैच ने क्या किया, यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया। रिटर्न करने के बिहाफ पे जो भी इसने रिटर्न किया, फॉर एग्जांपल इसने रिटर्न किया इंक्रीमेंट, इस केस में इंक्रीमेंट रिटर्न किया, तो अब वो क्या करेगा, इस वाले इंक्रीमेंट को यहाँ पे स्विच केस में जाके इसको रन करेगा। इस डिस्पैच के बाद अब कौन सी लाइन रन होने वाली है, ये। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। अब मान लीजिए मुझे इस स्टोर से कोई डेटा गेट करना है, ये तो हो गया फंक्शन से किस तरह से कॉल हो रहा है, यानी एक्शन किस तरह से कॉल हो रहा है। अगर हम इस फाइल को ना भी लिखें, ये बहुत ज़रूरी फ़ाइल नहीं है, हम चाहें तो इस तरह से ये लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर दें, तो इस तरह से भी हम डायरेक्टली इस चीज़ को कॉल कर सकते हैं। और इसके कॉल करने से हम सेंट्रल स्टोरेज में जो भी चीज़ें हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। अब हमने सेंट्रल स्टोरेज में हमारे पास जो भी डेटा मौजूद है उसको हमें किस तरह से गेट करना है। तो गेट करने के लिए आप देखें हमारे पास गेट स्टोर data.js नाम की मैंने फ़ाइल बनाई, नाम मैंने कुछ भी रख दिया है, या फिर एनी कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट में आपको डेटा चाहिए वहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूज़ सेलेक्टर। यूज़ स्टेट यूज़ होता है, यूज़ डिस्पैच यूज़ होता है रिड्यूसर को कॉल करने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। इस अगर आप एक्शन को कॉल करेंगे तो आप इनडायरेक्टली कॉल कर रहे हैं इसको, और आप चाहें डायरेक्ट कॉल करना चाहें तो आप इसमें ब्रैकेट लगा के ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप उसके डेटा को गेट करना चाहते हैं तो आपको यूज़ सेलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, और यूज़ सेलेक्टर के अंदर जाके आपको एक एरो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जिसमें स्टेट के अंदर आप जाएंगे और स्टेट के अंदर जाके रिड्यूसर का आपका जो भी नाम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर रिड्यूसर का नाम है काउंटर रिड्यूसर, तो काउंटर रिड्यूसर का इस सेंट्रल स्टोरेज में एक जगह मौजूद होगी, उसमें से हम क्या करेंगे, वो वैल्यू गेट कर लेंगे। तो आप देखेंगे इसके अंदर हमारे पास 0 मौजूद होगा, बिकॉज अभी यहाँ पर 0 मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि हमने यहाँ पर स्टेट माई नंबर लिखा, और आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास माई नंबर नाम का कोई भी रिड्यूसर मौजूद नहीं है, जस्ट बिकॉज जब हमने इसको कंबाइन किया था, इस रिड्यूसर को कंबाइन किया था, देख सकते हैं आप कंबाइन रिड्यूसर के अंदर जब इसको हमने कंबाइन किया तब हम इसको असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। जैसे मैंने यहाँ पर असाइन किया माई नंबर, और इसके अंदर क्या असाइन कर दिया, काउंटर रिड्यूसर। तब अब ये काउंटर रिड्यूसर किस नाम से पहचाना जाएगा, माई नंबर के नाम से। अभी ये कमेंट है तो ये भी वर्क नहीं करेगा,
लेकिन अभी आप चाहें तो इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको जब डेटा गेट करना रहेगा तो आपको इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा स्टेट माई नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्टोर है। अब स्टोर के अंदर आप देखें कि स्टोर के अंदर हमने क्रिएट स्टोर करके रिड्यूसर्स जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है वो कहाँ से इंपोर्ट किया, हमने इस फाइल से इंपोर्ट किया है रिड्यूसर्स नाम से। कॉमा लगा के हम और भी रिड्यूसर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं आपको अगेन चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक्शंस को जो एक वे है जो काम करने का, एक्शंस को कॉल किया जाता है डिस्पैच के द्वारा। फिर डिस्पैच क्या करता है, इसको इनडायरेक्टली कॉल करता है, डायरेक्टली इसको कॉल करता है, लेकिन हम कॉल किसको करना चाहते हैं इनडायरेक्टली, इस चीज़ को। अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं इस तरह से। हम इसमें यहाँ पे ये पास करेंगे, जब हम कोड करेंगे उस चीज़ को देखेंगे हम किस तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से हम वर्क कर रहे होते हैं। इसने कुछ रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद कुछ इस तरह से वो बन जाता है। फिर ये डिस्पैच क्या करता है, अब ये खुद कॉल होगा क्योंकि ये रिजॉल्व हो गया ना। डिस्पैच के अंदर एक फंक्शन कॉल हुआ, उसने कुछ रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद ही अब ये डिस्पैच कॉल होगा ना। अब ये डिस्पैच कॉल होगा तो डिस्पैच के अंदर क्या मौजूद है, ये चीज़ मौजूद है। तो अब ये क्या करेगा, अब इसको कॉल करेगा। इसको कॉल करने से मतलब ये है कि ये जो टाइप है, आप देखें यहाँ पर एक्शन डॉट टाइप, ये टाइप इसके मैच करेगा यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, जो भी यहाँ पर हमने टाइप लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है आप इसका नाम टाइप लिखो, यहाँ पे आप टी लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे टी लिखा तो एक्शन डॉट टी लिखना पड़ेगा आपको, बिकॉज हमने यहाँ पर टी लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या है, टाइप है और पेलोड है। तो इस तरह से आपको वर्क करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम जाते हैं, ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमारे पास रिड्यूसर्स है। रूट रिड्यूसर में हम क्या कर रहे होते हैं, रूट रिड्यूसर में आप देखें कंबाइन रिड्यूसर हमारे पास रिडक्स के अंदर मौजूद होता है। और इस रूट रिड्यूसर के अंदर हम आप देखें कि हमने यहाँ पर जितने भी हमने रिड्यूसर्स बनाए हैं उनको कंबाइन किया है। सपोज़ कर लें इस काउंटर रिड्यूसर को मैंने काउंटर भी नाम दे सकते हैं। यू कैन एक्सेस स्टोर, अगर मुझे अब स्टोर से डेटा एक्सेस करना है तो काउंटर के नाम से स्टोर करना पड़ेगा। हम इस आफ्टर दिस कॉमा वी कैन ऐड अनदर रिड्यूसर। इस कॉमा के बाद हम जितने भी रिड्यूसर बनाए, फॉर एग्जांपल मैंने टीचर का रिड्यूसर बनाया था या फिर उसका रिड्यूसर बनाना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट का ऐड करना है तो टीचर के बाद कॉमा लगा के स्टूडेंट का रिड्यूसर ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली कहाँ ऐड कर रहे हैं, इन सबको रूट रिड्यूसर में ऐड कर रहे हैं यूजिंग द कंबाइन रिड्यूसर। इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करेंगे, स्टोर में जाएंगे, अपने स्टोर में जाके क्रिएट स्टोर नाम का हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है। अब उस फंक्शन से हमें क्या करेंगे कि हमने जितने भी रिड्यूसर्स बनाए हैं उसको हम यहाँ पर पास करेंगे। बेसिकली यहाँ पर मुझे रूट रिड्यूसर लिखना था, यहाँ पर रिड्यूसर लिखा है, एक्चुअली आपको यहाँ पर ये लिखना था रूट रिड्यूसर। तो आप यहाँ पर रूट रिड्यूसर पास करेंगे और ये चीज़ है वेब रिडक्स वेब डेव टूल है, जिससे कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा रिडक्स किस तरह से काम कर रहा है। ओके, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमने इंडेक्स के अंदर क्या करना होता है कि हमने पूरे एप्लीकेशन को जो स्टोर है वो पूरा प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें यहाँ पर हमने स्टोर को गेट किया कहाँ से, store.js से। प्रोवाइडर कहाँ से लिया, हमने प्रोवाइडर लिया रिएक्ट रिडक्स से। अब आप देखें इस प्रोवाइडर के बीच में मैंने पूरी एप्लीकेशन का जो रूट है, जो कि ऐप है, उसको मैंने इसके बीच में रखा है ताकि पूरी एप्लीकेशन को स्टोर का जो क्या सेंट्रल स्टोरेज है उसका वो एक्सेस मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने किसी एक कंपोनेंट को छोड़ दिया तो फिर वो स्टोर उसको एक्सेस नहीं करने देगा उस चीज़ को, बिकॉज क्योंकि हमने जो प्रोवाइडर है वो उस स्टोर के लिए प्रोवाइड नहीं हो रहा। बेसिकली हम ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए कि अगर आपने प्रोवाइडर बनाया और उस प्रोवाइडर के अंदर खाली एक ही कंपोनेंट लिखा जिसमें डेटा जाना चाहिए, बाकी और किसी कंपोनेंट में नहीं जाना चाहिए, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अभी आप देखें यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक पे डिस्पैच लगाया। डिस्पैच ने क्या किया,
डीसी नंबर को कॉल किया तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आर्गुमेंट तो गया नहीं है, तो ये ऐसे ही कॉल हो रहा है, यहाँ पर बिना आर्गुमेंट कॉल हो रहा है। ये प्लस और माइनस का है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूज़ सेलेक्टर का यूज़ है वो ये होता है कि आप स्टोर से कुछ डेटा लेना चाहते हो तो आपको यूज़ सेलेक्टर का यूज़ करना चाहते हो, और अगर आपको कॉल करना चाहते हो फंक्शन को तो उसके लिए आपको डिस्पैच का कॉल करना पड़ता है, यूज़ डिस्पैच का। आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर रिडक्स। अभी आप रिडक्स में जाएंगे, आपने रिडक्स का डेव टूल इंस्टॉल कर लिया हो, आपको क्रोम में जाके इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है और आप यहाँ पर जाएंगे, आप देखेंगे हमारे पास 2 बटन मौजूद हैं। सबसे पहले आपको स्टेट पे रहना है और स्टेट पे रहेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मैं यहाँ पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है और यहाँ पर देखें थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, और अगर इसके ऊपर आप कर्सर लेके आएंगे तो आप 48 दिख रहा है आपको। इस चीज़ को मैं अगर चार्ट में दिखाऊं तो आप देखेंगे हमारे पास ये वैल्यू है, रॉ फॉर्मेट में देखें तो यहाँ पर चेंज हो रही है, और इसी चीज़ को हम इस ट्री फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। अब एक्शंस में आते हैं। अगर मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे प्लस पे हमारे पास क्या क्या है एक्शन। प्लस के ऊपर कौन कौन से एक्शन मौजूद हैं, टाइप है और इंक्रीमेंट है। टाइप इंक्रीमेंट है और यहाँ पर डेटा हम भेज रहे हैं 2। लेकिन जैसे ही मैं माइनस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं खाली टाइप ही भेज रहे हैं, यहाँ पर हम कोई डेटा नहीं भेज रहे। आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर देखें आप, हमने यहाँ पे डीसी को कॉल किया, डीसी नंबर को, यहाँ पर हमने कोई आर्गुमेंट नहीं भेजा, ना कि उसने वहाँ पर रिसीव भी नहीं किया। आप देखें यहाँ पर किसी ने इसको रिसीव भी नहीं किया। ये इस तरीके से। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, लास्ट पॉइंट है क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शनल चीज़ ये है कि आप कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने टाइप इंक्रीमेंट डायरेक्टली दे दिया एज ए स्ट्रिंग, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इसको एज ए डायरेक्टली ना दे के इनडायरेक्टली देने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्शन टाइप, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्शन डॉट टाइप JS के अंदर, और यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट की जो वैल्यू है वो एज ए स्ट्रिंग इंक्रीमेंट लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया एक्शन डॉट टाइप फ्रॉम द एक्शन टाइप्स डॉट JS से। अब हम क्या लिख रहे हैं, एक्शन टाइप डॉट इंक्रीमेंट। इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्टली ना लिख के इस फाइल से इंपोर्ट करके लिख रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है, बहुत से लोग इसको भी फॉलो करते हैं। कुछ लोग इसको एक्शन कांस्टेंट बोलते हैं और कुछ लोग एक्शन टाइप करके भी बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट में जाके पूछ सकते हो। अब मैं यहाँ इसके ऊपर कोड स्टार्ट करूँगा, तो कोड के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो का यूज़ करूँगा, बिकॉज़ ये वीडियो आई थिंक बहुत बड़ी हो चुकी है। तो चीज़ें थोड़ी सी आसान बनाने के लिए मैं दूसरी वीडियो यूज़ करूँगा, मतलब दूसरी वीडियो में कोडिंग का पार्ट समझाऊँगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और प्लीज़ अगर चैनल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, और समझाने का कोई वे आपको पसंद आया हो और कुछ ना पसंद आया तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।